नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रिपरेशन में। आज के टॉपिक सुपोषण एवं कुपोषण है। जैसे कि पहले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे, सुपोषण वो होता है जिसमें सभी पोषक तत्व आपको पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं, और कुपोषण वो होता है जिसमें किसी न किसी तत्व की कमी या अधिकता होती है। यहाँ पोषण की स्थिति को दो भागों में डिवाइड किया गया है, सुपोषण और कुपोषण। सुपोषण में संतुलित आहार आते हैं, मतलब आपकी उम्र और लिंग के अनुसार कार्य क्षमता के हिसाब से आपकी सभी पौष्टिक तत्व प्रॉपर वे में, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज और विटामिन, ये सभी संतुलित मात्रा में आपके आहार में अगर इंक्लूड है तो वो संतुलित आहार कहलाएगा। और दूसरा है शरीर द्वारा उचित अवशोषण, मतलब जो भी आप प्रॉपर आहार ले रहे हो वो आपके शरीर के द्वारा पूरी तरीके से अवशोषित की जा रही हो। कुपोषण कुपोषण में एक आता है अतिपोषण, दूसरा आता है अल्पपोषण। अतिपोषण में क्या होता है कि आपकी किसी न किसी तत्व की अधिकता होती है, और अल्पपोषण में किसी न किसी तत्व की कमी होती है। अतिपोषण में जैसे कि मोटापा होता है, हृदय रोग होता है, उच्च रक्तचाप होता है और विटामिन ए और डी की अधिकता। अल्पपोषण में भारत में लगभग 70 से 80% 1 से 5 वर्ष तक के बालक ऐसे हैं या गर्भवती माताएं हैं जो रक्त अल्पता रोग से ग्रसित हैं। अल्पपोषण को दो तरह से डिवाइड किया गया है, प्राथमिक अल्पपोषण और द्वितीयक अल्पपोषण। प्राथमिक अल्पपोषण में वो होता है जिसमें पौष्टिक तत्व की कमी हमेशा बनी रहती है, और द्वितीयक अल्पपोषण तब होता है जब आहार तो आप पूरा ले रहे हो, ग्रहण कर रहे हो, परंतु आपके शरीर द्वारा उसका पाचन या अवशोषण उचित मात्रा पे नहीं हो पा रहा है। द्वितीयक अल्पपोषण में उदाहरण के लिए जैसे कि फॉलिक अम्ल की ठीक प्रकार से अगर अवशोषण न हो तो आप में रक्त अल्पता रोग हो सकता है। इसी प्रकार कैल्शियम और फास्फोरस अगर आपके शरीर में उचित प्रकार से अवशोषित नहीं हो रहा हो तो रिकेट्स, ऑस्टियोमलेसिया ऐसे रोग हो सकते हैं। अल्पपोषण को उसकी तीव्रता के आधार पर 3 डिग्रियों में बांटा गया है। पहला है कम, दूसरा है साधारण और तीसरा है गंभीर अल्पपोषण। और कुपोषण में, अति पोषण में कौन कौन से रोग आते हैं, जैसे अति भार हो गया, मोटापा हो गया, हृदय रोग हो गया, विटामिन ए की अधिकता हो गई, विटामिन डी की अधिकता हो गई, यकृत के रोग, गुर्दे के रोग और उच्च रक्तचाप। अल्पपोषण में आपके स्कर्वी आ जाते हैं, बेरी बेरी, गटर, रक्त अल्पता, रिकेट्स, मेरास्मस, अंधता, पेलाग्रा, घेंगा, ऑस्टोमलेसिया और रतौंधी। सुपोषण के लक्षण क्या होते हैं? सुपोषण के लक्षण में आपके त्वचा आपकी सुंदर, तेज में क्रांति युक्त, आकर्षक लगती हैं, झुर्रियाँ नहीं होती हैं, और दांत मसोड़े स्वस्थ होते हैं, दांत सफ़ेद चमकदार होते हैं, सांस में दुर्गंध नहीं होती है, बाल लंबे होते हैं, चिकने होते हैं, घने चमकीले होते हैं, नाक में कोई दोष नहीं होता है, नींद भी आपकी प्रॉपर अच्छी होती है, आँखें चमकदार तेज लिए हुए होती हैं, होंठ गुलाबी होते हैं, उन पर किसी प्रकार का घाव नहीं होता, और मलमूत्र पसीने का उत्सर्जन समय पर होता है। शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता अच्छी, बीमार नहीं पड़ते हैं, और पाचन क्रिया भी सही होती है, मांसपेशियाँ पूर्ण विकसित सुगठित होती हैं, शरीर में ताजगी होती है, हड्डियाँ मजबूत होती हैं, और ये जैसे जैसे उम्र बढ़ता है निरंतर बराबर वृद्धि भी उनकी उनकी अवस्था के अनुसार सही होती है। व्यक्ति में परिश्रम करना में ज़्यादा परिश्रम करने पे उनको थकान या मतलब कमजोरी फील महसूस नहीं होता है, एकाग्रता बनी रहती है, व्यक्ति प्रसन्न होता है, आनंद महसूस करता है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं। अब ये जो कुपोषण है, कुपोषण होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? कुपोषण होने का सबसे पहला कारण आपका गरीबी है। अगर आप गरीब हो तो सभी भोज्य पदार्थ आप नहीं खरीद सकते, लिमिटेड आपके पास सोर्स होते हैं। अज्ञानता, अगर आपको पता ही नहीं है कि किस खाने में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है तो आप उसको प्रॉपर वे में नहीं ग्रहण करोगे। इसी प्रकार जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा का अभाव, बेरोजगारी,
भोजन की अपर्याप्त आपूर्ति, भंडारण की असुविधा और भोज्य पदार्थों में परिवहन की कमी, वितरण नीति, भोज्य पदार्थों में मिलावट, भोजन संबंधी भ्रांतियां, धर्म, संस्कृति का प्रभाव, व्यक्ति का आकार एवं संरचना, परिवार में भोजन वितरण का तरीका, पसंद नापसंद, व्यक्ति विशेष में संवेदनशीलता, फैशन, शहरीकरण, पाचन अवशोषण व चयापचय में कमी। ये पाचन अवशोषण व चयापचय कमी में जैसे कि पाचन संस्था में अव्यवस्था है, जैसे अतिसार हो गया, पेचिस हो गया, पेप्टिक अल्सर हो गया, अपच हो गया, कब्ज, इन सभी रोगों में। और नाड़ी संस्था की में जैसे पागलपन या मिर्गी, विक्षिप्ति, तीव्र सिर दर्द, मधुमेह की स्थिति में भी कुपोषण होता है, बुखार होने पे, हृदय रोग होने पे, यकृत गुर्दे रोग की दशा में, और सल्फरयुक्त दवाओं के अत्यधिक सेवन से भी, बार-बार मूत्र त्याग आदि से भी, ये सभी कुपोषण होने के कारण है। नेक्स्ट देखते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि चाय में टैनिन होता है जो शरीर में उपस्थित कैल्शियम के साथ प्रतिक्रिया कर कैल्शियम टैनिन बना देता है, परंतु शरीर में कैल्शियम का अवशोषण नहीं हो पाता है। तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि चाय में कौन सा पदार्थ होता है जो कैल्शियम के अवशोषण में बाधक है, तो टैनिन आपका आंसर होगा। वर्निंग दूध छुड़ाने के बाद यदि बच्चों को पर्याप्त मात्रा में आहार नहीं मिलता है तो उनके मस्तिष्क के कोशों ऊतकों तंतु की गुणन क्रिया कम हो जाती है। जब शरीर का भार 10% बढ़ता है तो अति भार होता है, और 20% से अधिक बढ़ता है तो मोटापा। इसमें क्वेश्चन आ सकता है कितना परसेंट भार बढ़ने पे अति भार होता है, या कितना परसेंट भार बढ़ने पे मोटापा होता है। 10% बढ़ने पे अति भार और 20% से अधिक बढ़ने पर मोटापा। हाँ, कुपोषण कौन कैसे, मतलब कौन कौन से विटामिन, खनिज लवण है जिनकी वजह से कुपोषण होता है, तो विटामिन ए, बी1, बी2, सी, फॉलिक अम्ल, विटामिन डी, नाइसिन, और कैलोरी की अधिकता से उत्पन्न रोग होते हैं। विटामिन ए, डी की अधिकता से भी उत्पन्न रोग होते हैं। खनिज लवणों की कमी में आपके लोहे की कमी से रक्त अल्पता होता है, आयोडीन की कमी से गोइटर होता है, कैल्शियम की कमी से अस्थि दांतों के रोग होते हैं। अब आते हैं प्रोटीन कैलोरी के कुपोषण से क्या होता है। क्वासिरकोड रोग जो है प्रोटीन की कमी से होता है। ये एक अफ्रीकन शब्द है और 1 से 4 साल के बच्चों को ये होता है। मेरास्मस जो है आपका अ, आहार में कैलोरी के साथ साथ प्रोटीन की भी कमी होती है तो मेरास्मस हो जाता है। यह 2 से 4 वर्ष के बालकों में अधिक होता है। मेरास्मस आपका एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है व्यर्थ होना। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मेरास्मस का क्या अर्थ है। मेरास्मस का अर्थ है व्यर्थ होना। प्रोटीन और कैलोरी कुपोषण के लक्षण कुछ है, जैसे शरीर में सूजन होना, वजन में कमी, भूख न लगना, मांसपेशियों का क्षय होना, दांत की संरचना बनावट में खराबी, चंद्रकृत मुखी। ये इम्पोर्टेंट है। चंद्रकृत मुखी आपसे क्वेश्चन पूछता है चंद्रकृत मुखी किस रोग में होता है, तो आंसर आपका मरासमस है। त्वचा में परिवर्तन, रूखी सूखी बेजान, बालों का रूप, चमक खत्म हो जाना, सूखा हो जाना, रक्त अल्पता रोग हो जाता है, चिड़चिड़ापन हो जाता है आदि। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, केरेटोमलेशिया होता है, गुर्दों में पथरी, विटामिन विटोड स्पॉट होता है, कॉर्निया सिरोसिस, फाइनोडर्मा, नाड़ी संबंधी विकार होते हैं। विटामिन ए आपके हरे पत्तेदार सब्जियां, पीले फल, टमाटर, पपीता, आम, कद्दू आदि में पाए जाते हैं। बी1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, शुष्क बेरी बेरी और आर्द्र बेरी बेरी। और जो बालकों में, छोटे बच्चों में, शिशुओं में बेरी बेरी होता है उसे बाल बेरी बेरी करते हैं। बाल बेरी 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 जो रोग है उसके लक्षण है तंत्रिका तंत्र में विकार होता है, पैरों में तलुओं में जलन होती है, हृदय का आकार बढ़ जाता है, सूजन हो जाती है, उल्टी होना, श्वसन में कठिनाई होना, कई बार आवाज का चले जाना, पेट में दर्द होना। और बी2 की कमी से आपको मुंह में छाले, जीभ एवं होंठ स्वाभाविक रंग बदल कर बैंगनी हो जाना, नाक के पास दानों का निकल आना, आंखों में जलन, खुजली, पानी गिरने की शिकायत, आंखों का लाल होना, दृष्टि क्षीण होना, बालक की शारीरिक वृद्धि में विकास मंद होना, होठों के किनारे घाव जो होते हैं उसको चिलोसिस कहते हैं। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है। चिलोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? चिलोसिस रोग विटामिन बी2 की कमी से होता है। मुंह नहीं खुलता और जबरदस्ती अगर मुंह खोला जाता है तो रक्त बहता है, भोजन निगलने में परेशानी होती है।
इसको आप शॉर्ट तरीके से ऐसे याद कर सकते हो। विटामिन बी की खोज हुई थी बेरी-बेरी रोग से, तो बी1 फर्स्ट वन है। तो बी1 जो है आपका बेरी-बेरी रोग के लिए है, और बी2 आपका चिलोसिस जितने भी होंठ मुंह से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन आएंगे वो आपके बी2 से रिलेटेड है। विटामिन सी स्कर्वी रोग से होता है, स्कर्वी रोग होता है उसमें उसमें पैरों में सूजन आना, दर्द होना, भूख न लगना, अतिसार होना, अतिसार में रक्त म्यूकस भी निष्कासित होता है, जोड़ों में हड्डियों में दर्द होता है, मसूड़ों से खून निकलता है, रक्ताल्पता होती है, और आंतरिक रक्तस्राव भी होता है। विटामिन सी जो है वयस्कों में अगर होता है विटामिन सी की कमी, तो इसमें वयस्क स्कर्वी बोलते हैं। इसके लक्षण अलग है इसके, जैसे कि कमजोरी होना, चिड़चिड़ापन होना, शीघ्र थकान, भूख न लगना, मानसिक बेचैनी, सांस लेने में कठिनाई, मसूड़ों में रक्तस्राव होना, मसूड़े फूलकर पिलपिले हो जाना, त्वचा पर लाल नीले धब्बे पड़ना, रक्त अल्पता की स्थिति उत्पन्न होना आदि। और फॉलिक अम्ल से कमी से आपको रक्त अल्पता रोग हो जाता है। इसमें इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा फॉलिक अम्ल से क्या होता है। फॉलिक अम्ल की कमी से रक्त अल्पता होता है। विटामिन डी आपसे पूछ सकता है, विटामिन डी की कमी से आपको, जैसे कि विटामिन डी अगर नहीं है तो कैल्शियम फास्फोरस का अवशोषण नहीं होता है। तो बालकों में विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और वयस्कों में ऑस्टोमेलेसिया हो जाता है। इसके लक्षण रिकेट्स के खोपड़ी के अग्रभाग का देरी से भरना होता है, खोपड़ी की हड्डियों का कोमल होना, और कलाई घुटने जोड़ों की अस्थियों का चौड़ा होना, मांसपेशियों का विकास रुक जाना, शारीरिक वृद्धि रुक जाना, जोड़ों का बाहर की ओर निकल आना, कबूतर जैसी छाती हो जाना आदि। विटामिन डी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि खोपड़ी के अग्रभाग देरी से भरना, या अग्रभाग जल्दी नहीं भरते हैं किसकी कमी से, तो विटामिन डी की कमी से। दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि कबूतर की छाती जैसा जो रोग है, कबूतर जैसी छाती हो जाती है, इस किसकी कमी से होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। ये रिकेट्स रोग में होता है। रिकेट्स रोग में कबूतर की छाती जैसी बच्चे की छाती जो कबूतर जैसी हो जाती है। अब आते हैं नियासिन। नियासिन की कमी से पेलाग्रा होता है। पेलाग्रा रोग को थ्री डी थ्री डी रोग से भी जानते हैं। थ्री डी का अर्थ है डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया। ये तीन डी को मिला के पेलाग्रा रोग बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मुंह में छाले हो जाते हैं, अतिसार होता है, जीभ का स्वाभाविक रंग बदलकर बैंगनी हो जाता है, त्वचा का वह भाग जो धूप और सूर्य के प्रकाश के संपर्क में रहता है उसमें लाल या जला हुआ सा रंग उत्पन्न हो जाता है, त्वचा अधिक कठोर, खुरदुरी, शुष्क एवं घावपूर्ण हो जाती है, संक्रामक रोग शीघ्र हो जाते हैं, तीव्र पेलाग्रा की स्थिति में मानसिक विकार पैदा हो जाता है, जैसे स्वयं से बातें करना, बड़बड़ाना, भुलक्कड़, नींद नहीं आना, बेचैनी, आत्महत्या का विचार उत्पन्न होना आदि। कैलोरी की अधिकता से भोजन में प्रतिदिन कैलोरी की ग्रहण करने से मोटापा हो जाता है, जिससे मोटापा से और रोग होते हैं, जैसे हृदय रोग, उच्च रक्तचाप आदि। विटामिन डी की अधिकता से क्या होता है, विटामिन डी की अधिकता से गुर्दे की बीमारी, पथरी हो जाता है, बार बार पेशाब आना, रात्रि में अधिक मात्रा में मूत्र त्याग, हृदय में गांठें पड़ना, वजन में कमी, भूख में कमी, कभी कभी दस्त हो जाता है, मांसपेशियों का क्षय हो जाना, मानसिक दुर्बलता। धमनियों में विटामिन डी जम जाने के कारण व्यक्ति की मृत्यु तक हो जाती है। और एक ही अधिकता से चिड़चिड़ापन, शारीरिक वृद्धि रुक जाना, हड्डियां मोटी सख्त हो जाती हैं, सिर में दर्द, पैरों में पीड़ादायक सूजन, रक्तवारी, विटामिन ए की मात्रा बढ़ जाती है तो पैरों में पीड़ादायक सूजन होना। आपसे विटामिन ए और डी की अधिकता नहीं पूछेगा, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बता दिया गया है। आपसे विटामिन डी की मैक्सिमम चांसेस विटामिन डी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे सी से और बी2 से। अब बात है खनिज लवणों के। खनिज लवणों में पहला आपका है लौह तत्व। लौह तत्व की कमी से आपका रक्ताल्पता होता है, और गर्भवती माता हो या धात्री माताएं हैं, स्कूल पूर्व होते हैं, इस रोग के शिकार जल्दी होते हैं, और देश की अधिकांश जनता मैक्सिमम लगभग 70% बालक जो हैं रक्ताल्पता रोग से ग्रसित हैं।
और इसका मुख्य कारण है कि शरीर में लौह तत्व एवं पॉलिक अम्ल की कमी होना। पॉलिक अम्ल से भी रक्त अल्पता होता है और लौह तत्व की कमी से भी रक्त अल्पता होता है। इसके लक्षण होता है जीभ में छाले, भूख में कमी, कमजोरी, थकान, रक्त में लाल रक्त की कणिकाओं में कमी, त्वचा का पीला हो जाना, रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाना, सिरों में लोहे की मात्रा कम हो जाना, सिर दर्द एवं चक्कर आना, काम में मन न लगना आदि। नेक्स्ट आते हैं आयोडीन। आयोडीन की कमी से गॉटर, घेंघा रोग, गलकंड, ये सभी नाम आपके अगर आए तो आप आयोडीन पे टिक करिए। आयोडीन के अभाव में थायराइड ग्रंथियों से स्रावित रस जो होता है थायरॉक्सिन, उसका अधिक मात्रा बनने लगती है जिससे थायराइड ग्रंथियां फूल जाती हैं। इसके लक्षण हैं भूख कम लगना, व्यक्ति की क्रियाशीलता में कमी, गर्भस्थ एवं आयोडीन की कमी से गर्भस्थ शिशु का मानसिक एवं शारीरिक विकास प्रभावित होता है। और क्रेटिनिज्म जो है ये एक बोनापन है, बोनापेन उसको बोलते हैं। आपसे क्वेश्चन लेकिन आएगा क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म किसकी कमी से होता है तो आयोडीन की कमी से। मांसपेशियां कमजोर होना, मानसिक विकास अवरुद्ध होना। आयोडीन युक्त नमक को पोटेशियम आयोडेट भी कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि खाने वाले नमक को आयोडीन युक्त नमक जो होता है उसका नाम क्या है, उसका नाम पोटेशियम आयोडेट है। इसमें हाँ कैल्शियम, कैल्शियम के बारे में इसमें नहीं लिखा। कैल्शियम के लिए है कि कैल्शियम तो हड्डियों के लिए जरूरी होता है, तो हड्डियों से रिलेटेड अगर कुछ आए तो उसमें कैल्शियम और विटामिन डी ये दो ऑप्शन होते हैं। तो हड्डियों का विकास रुक जाता है अगर कैल्शियम की कमी हो जाए। एक और है मुंह पर सफेद दाग दिखाई देते हैं या नाखून पर सफेद धब्बे दिखाई देते हैं। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि मुंह पे सफेद दाग और नाखून में सफेद दाग किसकी कमी से होते हैं तो आंसर कैल्शियम होगा। कैल्शियम की कमी से बालकों में रिकेट्स, बड़ों में अस्थि मृत्यु और वृद्धों में अस्थि भंगुर। और इसको इंग्लिश में कैल्शियम, बालकों में रिकेट्स और बड़ों में ऑस्टोमलेशिया और वृद्धों में ऑस्टोपोरोसिस। ये 3 आपके रोग आते हैं। ऑस्टोपोरोसिस में क्या होता है, ये हड्डियां जो भंगुर हो जाती हैं, थोड़ी सी चोट लगने पे टूट जाती हैं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन जो ए है उसकी कमी होने से अंधेपन को दूर करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए। उसमें एक था कि बच्चों को विटामिन ए की कमी होने पे अंधेपन को दूर करने का राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया गया। इसमें विटामिन ए की खुराक बच्चों को दी जाती थी। तो इसमें ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा कि 1 से 5 साल के बालकों को 2 लाख आयु विटामिन ए की खुराक 6 माह के अंतराल से दी जाती है। टोटल 9 खुराक दी जाती है और 6 माह से 12 माह के शिशु को 1 लाख आयु विटामिन ए की खुराक दी जाती है। इस विटामिन को खसरे के टीके के साथ ही विटामिन ए की खुराक भी दी जानी चाहिए। ये NNAPP इसमें फिर सन और कौन कौन से प्रोग्राम चले थे उनको याद कर लीजिए। ये नेशनल न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफाइलैक्सिस कार्यक्रम पर प्रोग्राम जो है ये 1970 में स्टार्ट हुआ। इसका उद्देश्य विद्यालय पूर्व बालक और गर्भवती तथा धात्री माताओं में रक्ताल्पता रोग की दर एवं संख्या में कमी लाना है। तो इसमें ये क्वेश्चन पूछेगा कि कौन कौन से समूह कौन कौन से लोगों के लिए कार्यक्रम था, तो ये 1 से 5 वर्ष के बालक, गर्भवती माता और धात्री माता का था। इसके अंतर्गत क्या सर्विस दी जाती थी, गरीब वर्ग की गर्भवती एवं धात्री माता को निःशुल्क लोल लवण की गोलियां वितरित की जाती थी। रक्त अल्पता से ग्रसित महिलाओं बच्चों की पहचान कर उनका उपचार करना और लोह तत्व के उच्च स्रोतों को आहार में सम्मिलित करने के लिए प्रोत्साहित करना। आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, बथुआ, चौराई, सहजन पत्ता, चना का साग, सरसों का साग आदि भोज्य पदार्थों का सेवन हेतु प्रोत्साहित करना। अब आयोडीन की कमी के नियंत्रण हेतु नेशनल गॉइटर कंट्रोल प्रोग्राम चलाया गया। ये 1962 में चलाया गया था। इसमें इसका उद्देश्य था कि सर्वेक्षण करके आयोडीन की कमी वाले क्षेत्रों का पता लगाना, हर 5 वर्ष बाद उन्हीं क्षेत्रों का फिर से सर्वेक्षण करना तथा रोगियों की संख्या का पता करना।
और जन सुविधा में विशेषकर आयोडीन की कमी वाले क्षेत्रों में आयोडीन युक्त नमक को उपलब्ध कराना तथा इसके सेवन हेतु प्रोत्साहित करना। लाभ पाने के लिए सभी आयु वर्ग के लोग थे। कार्य इसके क्या थे? नमक का आयोडाइजेशन। ये 10 ग्राम आयोडीन नमक से 150 मिलीग्राम आयोडीन की प्राप्ति हो जाती है। ये पूछेगा नहीं, अगर पूछ लेगा तो एक बार आप पढ़े रहेंगे तो वो आप कर लोगे। कार्य इसके थे कि नमक का आयोडाइजेशन, आयोडीन रहित नमक का वितरण बंद करना। अब आता है नेक्स्ट आपका बालवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का शुरुआत 1970 में हुई थी। चौथी पंचवर्षीय योजना के अंत तक लगभग 6000 बालवाड़ियों की स्थापना की गई और ये 3 से 6 वर्ष के बालकों को पूरक आहार देने का इसका कार्य था। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम 1975 में स्टार्ट हुई। इसमें स्कूल पूर्व बालक, गर्भवती तथा धात्री माताओं के स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य था 0 से 6 वर्ष के बालकों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना, बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करके बाल मृत्यु की समस्या को कम करना, बच्चों को 6 जानलेवा बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण कार्यक्रम में सहयोग प्रदान करना, बालकों का स्वास्थ्य परीक्षण करना, बच्चों को मृत्यु, कुपोषण, संक्रामक व पोषक न्यूनता जनित रोगों से बचाने के लिए पूरक आहार की व्यवस्था करना और बालकों के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार के लिए माताओं को पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना। इसके कार्य क्या थे? ये समेकित बाल विकास परियोजना के कार्य थे टीकाकरण, पूरक आहार, स्कूल पूर्व अनौपचारिक शिक्षा और पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रशिक्षण। और नेक्स्ट है आपका स्कूल लंच प्रोग्राम, मिड डे मील। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको पूछ सकता है मिड डे मील की शुरुआत कब हुई थी? मिड डे मील की शुरुआत आपकी 1961 में हुई थी। इसके अंतर्गत आपको 1961 में की गई थी। इसका उद्देश्य था कि गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले जो 3 से 6 वर्ष के बालक हैं उनका पोषण स्तर में सुधार लाना और विद्यालय में बालकों की उपस्थिति बढ़ाना, विद्यालय को जल्दी छोड़ने वाले बच्चों की संख्या को कम करना और बालकों को शिक्षित करने हेतु बढ़ावा देना। ये बालकों को पूरक आहार जो दिया जाता था उसमें लगभग 300 किलो कैलोरी ऊर्जा और 8 से 10 ग्राम प्रोटीन मिलता था। ये वर्ष में 200 दिन पूरक आहार दिए जाते थे। इसके साथ ही और भी कार्यक्रम चलाए गए। उसमें आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी शुरुआत 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। 7 अप्रैल को होने की वजह से वर्ल्ड हेल्थ डे जो है आपका 7 अप्रैल को ही मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी क्या कार्य हैं? विशिष्ट रोगों का निरोध एवं नियंत्रण, टीकाकरण। जो टीका होता है ये मेन जो बीमारियां हैं टिटनस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी, पोलियो, खसरा, क्षय रोग, इनके टीकाकरण का है। पर्यावरणीय स्वास्थ्य इसका कार्यक्रम है। व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, मानव शक्ति का विकास, जैव चिकित्सीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं का अन्वेषण, स्वास्थ्य सूचनाएं एवं ज्ञानवर्धन, पत्रिकाएं प्रकाशित करना, स्वास्थ्य कार्यक्रमों का नियोजन एवं क्रियान्वयन। नेक्स्ट है आपका यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। 11 दिसंबर 1946 में इसकी शुरुआत हुई। हालांकि यूनिसेफ ने सन 1949 से ही भारत में अपना कार्य करना आरंभ कर दिया था। भारत प्रतिवर्ष 60 लाख रुपए की राशि यूनिसेफ को सहायता स्वरूप प्रदान करता है तथा $5 मिलियन की राशि प्रतिवर्ष यूनिसेफ से प्राप्त करता है। और इसके कुछ इन्होंने यूनिसेफ ने भारत में कई केंद्र व फैक्ट्रियों की स्थापना की थी, जिसमें से ये दुग्ध केंद्र जो है बम्बई में है, मातृ शिशु स्वास्थ्य एवं नर्सिंग केंद्र कलकत्ता में है,
बाल रोग चिकित्सा केंद्र मद्रास में, डीडीटी फैक्ट्री दिल्ली में, पेंसिलिन फैक्ट्री पिंपरी जो कि पूना के पास में है। यूनिसेफ के कार्य हैं शिशु पोषण, शिशु स्वास्थ्य, बाल विकास एवं जीविका, प्राथमिक स्वास्थ्य संरक्षण, जल और स्वच्छता, शिक्षा, सार्वभौमिक प्रतिरक्षा, परिवार और शिशु कल्याण, आपातकालीन सहायता एवं पुनर्वास व्यवस्था। आपातकालीन सहायता एवं पुनर्वास व्यवस्था के अंतर्गत यूनिसेफ द्वारा शिशु एवं बालकों की मृत्यु दर को कम करने के लिए एक कैंपेन चलाया था गोभी नाम से। इसके अंतर्गत 4 कार्यक्रमों को प्रोत्साहित किया गया, जिसमें है वृद्धि आवेक्षण, मौखिक पुनर्जीलीकरण, स्तनपान को प्रोत्साहन और प्रतिरक्षण कार्यक्रम। इसको शॉर्ट फॉर्म में गोभी कहते हैं।